हेलो एवरीवन, आज वाली वीडियो में हम करेंगे हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी। और जो पीछे दो वीडियो आई थी उनमें हमने एक में सारी नेमिंग की थी और दूसरी वीडियो में हमने आइसोमेरिज्म एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलो एल्केन के जितने भी थे वो किए थे। और आज हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, तो जैसे कि आपको पता है हेलो एल्केन्स में वीक वन ड्रॉल फोर्सेज होती हैं और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ना, वो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं वीक वन ड्रॉल फोर्सेज पे। जितना ज़्यादा उनका मैग्नीट्यूड होता है वो उतनी ज़्यादा उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हम देखते हैं एग्जांपल CH3Cl और CH3I में। ठीक है, यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी क्योंकि जो वीक वन ड्रॉल फोर्सेज का मैग्नीट्यूड है वो CH3I में ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होता है वन ड्रॉल फोर्सेज का वो कम होता है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा हम ये मैंने ऊपर लिखा है, मैं आपको थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ। हेलो एल्केन्स हैव वीक वन ड्रॉल फोर्सेज सो देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली डिपेंड ऑन साइज ऑफ कंपाउंड। More the size of compound, more will be magnitude of weak one ड्रॉल forces and more will be melting and boiling point। क्योंकि जितना यहाँ पे आयोडीन बड़ा है तो इसलिए इनकी बॉन्ड लेंथ जो वीक फोर्सेज है, बॉन्ड लेंथ है, आप कुछ भी कर सकते हैं। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो वीक वन ड्रॉल फोर्स है वो ज़्यादा होगी, उसका मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा होगी इसमें, तो इसलिए इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इसमें ज़्यादा होता है। और CH3Cl का इससे कम होता है। और यहाँ पे सबसे कम होता है CH3F के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी थोड़ी बहुत एग्जांपल कर लेते हैं। ये बिल्कुल सिंपल, आप इसको लिख सकते हैं। मैं एग्जांपल बताता हूँ फिर आपको और क्लियर होगा। ठीक है, जैसे मैं इसकी एग्जांपल लिख लेता हूँ CH3Cl, CH3Br और CH3I। इनमें आपको अगर आपको इन तीन पूछ लें कि इनमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो अगर हम इसका ऑर्डर लिखें इन तीनों का, तो सबसे पहले आएगा CH3I, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। फिर आएगा CH3Br, फिर आएगा CH3Cl। और जैसे कि हम और एग्जांपल ले लें थोड़ी सी, अगर यहाँ पे कार्बन ज़्यादा हो, ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ CH3Cl, CH3Cl, तो इनमें सबसे यहाँ पे तो इनमें सबसे ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, ये सबसे जो थर्ड नंबर पे है इसका सबसे ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। उससे कम किसका होगा, सेकंड का, और उससे कम होगा फर्स्ट का। अगर आपको ऐसे आ जाए जितने नंबर को कार्बन है उतनी हेलोजन है। ठीक है, इनमें सभी कार्बन सेम है और हेलोजन भी सेम है। इनको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप देख लीजिए इसका एक रूल देख लीजिए। सबसे पहले जो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड होता है ना, अगर यहाँ पे सेम है तो 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा होगा और सेकेंडरी का उससे कम और टर्शरी का उससे भी कम। ठीक है, ये सबसे पहले ये क्लू सबसे पहले होता है। ठीक है, अगर ये भी आपको ना पता लगे तो आप जैसे जैसे आपको एक और है, with branching size of alkyl chain decrease so magnitude of van der Waals force decrease and boiling point decrease। ये कह रहे हैं कि अगर इनकी ब्रांचिंग कर दी जाए, ठीक है, यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है। ठीक है, और जैसे जैसे हमने यहाँ पे ब्रांचिंग करनी स्टार्ट कर दी, इसमें भी ब्रांचिंग है, इसमें भी ब्रांचिंग है, तो इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा ना वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए तो हम पहले सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले रूल्स देखते हैं। जो 1 डिग्री कौन से हैं इनमें। ठीक है, 1 डिग्री एक तो ये है, ये 1 डिग्री है क्योंकि जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है पिछले, और यहाँ पे, और ये वाला कंपाउंड भी 1 डिग्री है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका, अगर देखें तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद थर्ड भी, ये भी 1 डिग्री है, फर्स्ट का सबसे ज़्यादा, इसके बाद थर्ड आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड लेंगे क्योंकि यहाँ पे तो ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होगी और इसका साइज बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया। ठीक है, इससे पहले क्योंकि थर्ड के बाद फिर सेकंड वाला आएगा, उसके बाद आएगा फोर्थ। ठीक है, पे आप समझ गए। और इसके बाद हम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो गया। इसके बाद हम करते हैं सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी देखते हैं। एल्काइल हैलाइड आर slightly polar in nature, so we think they should be slightly soluble in water, but actually they are insoluble in water।
ठीक है, जैसे इसको हम ना सोल्यूबिलिटी हम हमेशा वाटर के साथ चेक करते हैं, और हम सोल्यूबिलिटी चेक करते हैं कोई भी चीज़ की, तो उसमें हम देखते हैं लाइक डिजोल्व लाइक रूल। लाइक डिजोल्व लाइक रूल में क्या होता है कि हमने दो जैसे कंपाउंड ले लिए कुछ भी, जैसे हमने ये भी ले लिया, एक हमने ले लिया हेलो एल्केन कोई भी ले लेंगे हम, CH3 मिथाइल क्लोराइड ले लिया, ठीक है, और एक ले लेते हैं हम वाटर H2O, ठीक है। जो हमने दोनों कंपाउंड लिए हैं ना, लाइक डिजोल्व लाइक रूल में क्या होता है कि हम दोनों की ना पोलर नेचर चेक करते हैं भी, अगर दोनों पोलर है तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, अगर वो दोनों नॉन पोलर है, ठीक है, अगर दोनों ही नॉन पोलर है तो भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, अगर एक नॉन पोलर है एक पोलर है तो वो मतलब सोल्यूबल बहुत ज़्यादा कम होंगे एक दूसरे में, ठीक है। जैसे हम इसके अंदर देखते हैं अल्काइल हैलाइड की सोल्यूबिलिटी देखते हैं, तो इसके हम वाटर को अंदर इसको डिसोल्व करेंगे, तो इसके अंदर क्या होगा, जो वाटर है वो तो अच्छे से पोलर होता है H2O, ठीक है, पर जो CH3Cl हम जो एल्काइल हैलाइड होते हैं वो बहुत कम सोल्यूबल होते हैं, क्यों, ठीक है, और जो वाटर है वो तो बहुत ज़्यादा पोलर है, और ये बिल्कुल भी ज़्यादा पोलर नहीं है, तो ये ये इसने लिखा है, जैसे इसने मैं आपको दोबारा पढ़ता हूँ, एल्काइल हैलाइड आर स्लाइटली पोलर इन नेचर, ठीक है, अभी वो बहुत ज़्यादा कम पोलर है, सो वी थिंक दे शुड बी स्लाइटली डिजोल्व इन वाटर, कि वो स्लाइटली मतलब बहुत कम डिजोल्व होंगे पानी में। पर जब हमने एक्सपेरिमेंटली चेक किया तो हमने देखा कि जो एल्काइल हैलाइड होते हैं वो बिल्कुल भी सोल्यूबल नहीं होते वाटर के अंदर। ये हम देखते हैं क्यों नहीं होते, बिकॉज बॉन्ड लेंथ बिटवीन वाटर एंड हेलोजन कंपाउंड इज वीक एज फ्रॉम वाटर इटसेल्फ, ठीक है, क्योंकि जब जो बॉन्ड बनाते हैं ना, अगर हम इनको डिसॉल्व करेंगे, जो वाटर वाला एल्काइल हैलाइड बॉन्ड बनाएंगे वो वाटर इटसेल्फ से ही मतलब वीक होते हैं, ठीक है, अगर वो उससे वीक होंगे तो वाटर शो नो अट्रैक्शन, अगर वो वाटर के साथ वाटर से ही वीक बनेंगे तो वाटर उनके साथ क्यों अट्रैक्शन दिखाएगा, ठीक है, ये यही लिखा है ना, सो वाटर शो नो अट्रैक्शन विद हेलोजन कंपाउंड, सो हेलोजन्स आर इनसोल्यूबल इन नेचर, ये आप समझिए, क्योंकि वाटर का खुद का बॉन्ड ही बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है, सो तो इसलिए उनको कोई डिसोल्व करने की जरूरत नहीं होती, वाटर को उनके साथ बॉन्ड बनाने की जरूरत ही नहीं होगी, ठीक है, इसलिए वो इनसोल्यूबल कोई रिएक्ट नहीं करेगा और इनसोल्यूबल ही वाटर के अंदर होगा। तो अब हम देखते हैं फिजिकल स्टेट एंड कलर एल्काइल हैलाइड का। तो जो इसमें क्या होता है, जो मिथाइल क्लोराइड एंड मिथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड, जो ठीक है, जो जिनके अंदर वन और एक और दो कार्बन होती है ना, वो मोस्टली गैसेज और होती है, ठीक है, जैसे ये लिखा है मिथाइल क्लोराइड एंड मिथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर, बट हायर क्लोरोब्रोमो एंड आयोडो कंपाउंड्स आर लिक्विड एंड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, एक से दो कार्बन तक हमेशा ज्यादातर का गैसेज होती हैं, उसके बाद लिक्विड होते हैं दो से मतलब 8 कार्बन तक, ठीक है, उसके बाद जो होते हैं सॉलिड स्टार्ट हो जाते हैं, तो 8 या 10 के बाद सॉलिड स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, ये इनकी फिजिकल स्टेट होती है, और ये हमेशा कलरलेस होती है। जो प्योर हेलोजन कंपाउंड होते हैं ना, जैसे कोई भी हेलोजन कंपाउंड होगा, जैसे CH3I CH3F Ca2H5 Br, कोई भी हेलोजन कंपाउंड होता है ना, ठीक है, वो हमेशा कलर भी मतलब कलरलेस इन नेचर होते हैं, पर जो आयोडीन के कंपाउंड होते हैं ना, वो ना सनलाइट की प्रेजेंस में, अगर हम उनको सनलाइट काफी काफी देर उनको सनलाइट में रखते हैं तो ना वो वोयलेट कलर देते हैं, ठीक है, अगर काफी देर वो पड़ा रहता है ना, अगर कोई भी आयोडीन का कंपाउंड है अगर वो धूप में काफी देर पड़ा रहेगा तब वो वोयलेट कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है प्योर हेलोजन कंपाउंड आर कलरलेस, पहले ये लिखा है प्योर हेलोजन कंपाउंड आर कलरलेस बट आयोडीन प्रोड्यूस वायलेट कलर ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग, ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आ जाता है काफी, ठीक है, ये इसको आप इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, ये CBSE में और स्टेट बोर्ड्स में काफी पूछा था, यहाँ पे 1 नंबर में तो आप देख लीजिए, ठीक है, अगर हम देखते हैं जैसे यहाँ पे CH3F पड़ा है, सॉरी यहाँ पे CH3I पड़ा है, जैसे इसके 2 या 3 काफी सारे मोल पड़े होते हैं, ठीक है, जो चीज सनलाइट में हम रिएक्शन करेंगे ना वो बहुत ज्यादा मोल्स होंगे, ठीक है, जब इनकी सनलाइट में रिएक्शन करेंगे ना तभी यहाँ पे आयोडीन आ जाती है, आयोडीन का आपको पता ही है कलर होता है वोयलेट होता है, यहाँ पे अगर सनलाइट में पड़े रहता है ना ये आयोडीन की कंपाउंड तो वो आयोडीन बना लेता है, ठीक है, उससे जो आयोडीन का वो वोयलेट कलर आने लग जाता है, ठीक है, और इसके अंदर आप नीचे लिख लीजिए
वॉयलेट, आप अपने सारे नोट्स अपने हाथों से बनाइए और सारे नोट को बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करना। इसीलिए जो मेजोरिटी बच्चों की ऑर्गेनिक होती है ना वो वीक जाती है, ठीक है। वो A to Z सारी चीज़ें नहीं लिखते, तो बाद में उनको याद करने जो वो रिवाइज करते हैं तो वो छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, ठीक है। तब उनकी छोटी छोटी चीज़ों के लिए ऑर्गेनिक वीक जाती है, ठीक है। आप सारे, मैं नोट्स अवेलेबल भी कर दूंगा, पर आप सारे नोट्स खुद बनाइए, वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। अब देखते हैं स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। आपको स्टेबिलिटी का मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे जो बोन लेंथ होती है जो RF में सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा RCl में, उससे ज़्यादा Br में, उससे ज़्यादा आयोडीन में। और आपको जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं, ठीक है। जो टीचर की सबसे ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन होती है वो फर्स्ट बेंचर्स के साथ होती है, ठीक है। अगर जो पीछे बच्चे बैठे होते हैं वो शरारतें ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनके अंदर बोन लेंथ का जो टीचर का और बच्चों का इसमें मतलब लेंथ ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए वो पीछे शोर में जाते हैं और पढ़ते नहीं। यहाँ पे ऐसे ही होगा, जो बच्चे टीचर्स के पास होंगे, जैसे ये वाले फ्लोरीन की CS3 के पास है तो इनकी बोन लेंथ कम है, ठीक है। इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा और इनकी बोन लेंथ टूटती नहीं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा है, बिकॉज फ्रॉम टॉप टू बॉटम बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन बिकम वीक, ठीक है। क्योंकि अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो बॉन्ड लेंथ वीक हो जाएगी, ठीक है। इसलिए उनको तोड़ना ही आसान होगा, ठीक है। बिटवीन हेलोजन बिकम वीक ड्यू टू इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ हेलोजन, सो स्टेबिलिटी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। इसकी RF की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है और ऐसे कम होती है। अब हम देखते हैं डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट मैं आपको पढ़ती हूँ, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स। पहला ही इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन टू एटम, ठीक है। और दूसरा होता है साइज ऑफ बॉन्ड एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मतलब भी जैसे CH3F है या CH3Cl है, उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है ना, ठीक है। जैसे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5 और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0, ठीक है। वो मैं आपको भी एग्जांपल लेके बताता हूँ। इसमें देखना आप, ये जो डाइपोल मूवमेंट होती है ना वो दो कैरेक्टर्स पे डिपेंड करती है, कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन टू एटम, ठीक है। इनको दोनों बीच में जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। और दूसरा होता है साइज ऑफ बॉन्डेड एटम, जो इनका वो ये बॉन्ड बनाते हैं ना, इनकी जैसी ऐसे बॉन्ड बनाते हैं, ये शेयरिंग होती है, ठीक है, इनका बॉन्ड का, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं सबसे पहले हम ये देखते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस पे, इसको आप फ्लोरीन को एक बार छोड़ दीजिए, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। इनके बीच में इन तीनों के हम देखते हैं। इनके बीच में सबसे ये जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 2.5 और क्लोरीन की होती है 3, तो इनके बीच में डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, एक बार फ्लोरीन को छोड़ के, ठीक है। तो इसकी बॉन्ड वो डाइपोल मोमेंट होगी सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद आएगा ब्रोमीन। तो जो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 2.8 एंड कार्बन की होती है 2.5, तो जो क्लोरीन से कम होती है 1.83 ब्रोमीन इसकी CH3Br की, ठीक है। इसके बाद आयोडीन आई है, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 और इस कार्बन की भी 2.5 होती है। इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा कम है, तो इसलिए इसकी डाइपोल मोमेंट होती है सबसे कम। और इसमें जो फ्लोरीन होती है ना वो एक एक्सेप्शन केस होता है, क्योंकि ठीक है इसमें जो सेकंड वाला कैरेक्टर होता है ना वो डोमिनेट कर जाता है। वो क्या था, जो साइज ऑफ बॉन्डेड एटम, ठीक है। जैसे ये हमने CH3 फ्लोरीन लिख लिया, ठीक है। तो इसमें जो साइज ऑफ बॉन्डेड एटम था ना, जो जैसे ये साइज है इनका, जो जैसे बॉन्ड का साइज है ना, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल था, ठीक है। एक फ्लोरीन का साइज वैसे भी बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, ठीक है। और इसकी ऊपर से इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, तो इनका साइज मतलब जो भी बॉन्ड बनाते हैं उसका साइज बहुत नज़दीक, बहुत छोटा होता है और वैसे बहुत नज़दीक होते हैं, ठीक है। उसके कारण इसकी जो फ्लोरीन की डाइपोल मोमेंट होती है वो डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा होनी तो फ्लोरीन की थी, ठीक है, जो पहला करेक्टर था उसकी वजह, जो क्योंकि इनके बीच में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, पर इसमें एक्सेप्शन आ जाती है, ठीक है। और अगर मैं आपको बाद में ना बिल्कुल डिटेल से समझा दूंगा, जैसे जैसे आगे चलें अगले अगले चैप्टर करेंगे ना, तब मैं आपको बिल्कुल आपको अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है। इसलिए एक्सेप्शन केस है, एक बार इसके स्मॉल साइज के कारण ये एक्सेप्शन शो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है, ठीक है। और इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम जितनी भी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी उसके वो हम कवर करेंगे उस वीडियो में, ठीक है। तो उसके बाद हमारा हेलो एल्केन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा,
ठीक है, उसके बाद हम हेलो एरीन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।